गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको पॉल्यूशन बताया जा रहा था। पॉल्यूशन में आपको एयर पॉल्यूशन बताया गया था और कुछ वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया। देखिए जो जल प्रदूषण होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पृथ्वी पर जल अत्यंत महत्वपूर्ण एक घटक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव है। और जब जल में विभिन्न प्रकार के कीटनाशक या कोई अन्य पदार्थ मिल जाते हैं, विषैले तत्व मिल जाते हैं, तो जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है कुछ पदार्थों के मिलने से, वही आपका जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण का देखिए मुख्य स्रोत क्या है कि जो कारखानों वगैरह से, जो फैक्ट्रियों वगैरह से जो निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो जल को प्रदूषित करता है। आपने देखा होगा जो कीटनाशक पदार्थ वगैरह खेतों में जो डाले जाते हैं, DDT है, कीटनाशक वेमिक्सिन वगैरह है, पाउडर वगैरह, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। घरों में जो साफ सफाई वगैरह होती है या मलमूत्र वगैरह जो बहता है, वो जाकर के नाले में जुड़ जाता है और उसको भी जल को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण के कारण देखिए विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। देखिए एक तो सबसे मेन चीज़ होता है कि जैसे हैजा, डायरिया, पेचिस वगैरह, ये अन्य बीमारियाँ हैं, वायरल और बैक्टीरियल डिसीजेज दोनों होती हैं। तो प्रदूषित जल जो होता है ये स्वास्थ्य को मतलब प्रभावित करता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। जल प्रदूषण से जो आपके जलीय जीव हैं वो भी प्रभावित होते हैं, जिससे जो है उनमें जैसे अधिकता, जैसे कि फ्लोराइड वगैरह हो जाती है तो विकलांगता की ओर हो जाते हैं। तो मतलब फ्लोराइड की मात्रा जब जल में ज़्यादा होती है, यानी खारा पानी होता है, तो उससे भी जीव मतलब मनुष्य प्रभावित होता है, विकलांगता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से, जैसे कि आप नाइट्रोजन या फास्फोरस जब जल में मात्रा इनकी ज़्यादा हो जाती है तो शैवालों में इनकी जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वाटर ब्लूम उत्पन्न करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जल में जो है कुछ विषैले तत्व मिल जाने से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव होते हैं नष्ट होने लगते हैं। इनको रोकने के क्या उपाय हैं ये भी बताए गए थे। उपाय क्या है कि देखिए जो गंदा जल हो, जैसे कि बर्तन साफ सफाई वगैरह जो करते हो, इसको नाले पे नहीं डालना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको कहीं पर एक गड्ढा बना करके वहाँ एकत्र कर लेना चाहिए। पीने योग्य पानी में उसको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो आपके जलाशय होते हैं, टैंकी वगैरह होती है जहाँ पर पानी वगैरह आप पीने योग्य भरते हो, उसकी समय समय पर सफाई करना चाहिए। क्लोरीन का उपयोग करना चाहिए, क्लोरीन टैबलेट वगैरह डाल करके, या कुएँ वगैरह में है तो लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट, इनको डाल करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है जो आपके जलीय जीव मतलब जो प्रदूषित जल होता है उसको सदैव जो है एक अलग जगह पर एकत्र करना चाहिए। पीने योग्य पानी जैसे कि नदी वगैरह में नहीं, क्योंकि इससे जलीय जीव प्रभावित होता है। और जो कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, नदी के किनारे नहीं बनाना चाहिए, इनको नदी से थोड़ा दूर, क्योंकि अगर नदी के बगल में है तो बहुत से लोग फैक्ट्रियाँ, कारखाने उसी नाले से जोड़ देते हैं, जो पानी उस पर गिरता रहता है और प्रदूषित होता रहता है, जिससे जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि BOD उसका जो है बढ़ जाता है। BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इसमें। फिर इसके बाद आता है देखिए मृदा प्रदूषण। तो सॉइल पॉल्यूशन है क्या? देखिए आपको मालूम है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो है बड़ी बड़ी चट्टानें थी। चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण वो चट्टानें टूटने लगी। चट्टानों के टूटने से जो महीन कण, जो बारीक कण हुए, उसने किसका निर्माण किया? मृदा। मृदा माने मिट्टी का निर्माण। मिट्टी चिकनी भी होती है, छूने से अगर चिकनी लगती है तो चिकनी मिट्टी होती है, अगर वो खुरदुरी लगती है तो रेतीली मिट्टी होती है। मिट्टी में भी जो है देखा होगा बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह गिर जाती हैं और वो बना लेती है ह्यूमस। ह्यूमस के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? सड़न हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन और जल का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और पौधे अच्छी तरह से पनपने लगते हैं। मृदा प्रदूषण के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें जो है इनका स्रोत क्या है कि जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, जो कूड़ा करकट वगैरह होता है खेत में जाके डाल दिया, एक कोई खाली जगह देखा वहाँ पर डाल दिया, तो उससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। कारखानों फैक्ट्रियों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ उसको भी हम खेत वगैरह में या कहीं खाली जगह पर डाल देते हैं,
उससे भी मृदा प्रदूषित हो जाती है। फिर आपने देखा होगा कि मृदा में विभिन्न प्रकार के जो आपके तत्व मिल जाते हैं, उससे भी मृदा प्रदूषित होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मृदा अपरदन, वृक्षारोपण, वृक्ष को आपने काट दिया, जब वृक्ष को क्योंकि जो जड़ें होती हैं मृदा को बांधे रहती है, ठीक है। और जब आप पेड़ काट देते हैं तो वर्षा होती है जिसके कारण मिट्टी कटने लगती है। मृदा कटने से भी मृदा अपरदन कहलाता है। चाहे हवा की तेज हवाएं जब चलती हैं तो हवा की ऊपरी परत के हवा के कारण मिट्टी की जो है जमीन की ऊपरी परत या मृदा उड़ जाती है, ठीक है, उड़ने लगती है, डस्ट के रूप में उड़ती है, तो वो क्या कहलाता है? मृदा अपक्षय, मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन, क्योंकि ऊपरी परत हट जाती है। जल के कारण भी है, पेड़ वगैरह अगर नहीं लगे हैं तो वो मिट्टी को धीरे धीरे काटती रहेगी और काफ़ी कटाव ले लेता है। तो जल का कटाव भी वृक्षारोपण के कारण हो जाता है, वृक्षों के काटने से। इसलिए हमको इसका प्रभाव क्या पड़ता है? एक तो फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है। अगर मृदा अच्छी नहीं है, अब विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हानिकारक तत्व अगर उसमें मिल गए, जैसे तांबा है, शीशा है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कपड़े हैं और जो है रबड़ है, बनी हुई वस्तुएं जब मृदा में मिल जाती हैं तो मृदा की उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से कीटनाशक वगैरह पदार्थ लगातार यूरिया डीएपी का उपयोग करते हैं तो मृदा की उर्वरा क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता कमजोर हो जाती है, मृदा धीरे धीरे खराब हो जाती है, यानी बंजर हो जाती है। अब बंजर होने के कारण उसमें पैदावार नहीं होती, फिर उसको छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे, क्योंकि अधिक से अधिक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से आज के समय में जो खेती है वो प्रभावित हुई है, उससे मृदा प्रभावित हुई है। तो उससे बचाव के लिए देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है फसलों पर, फसलों के उत्पादन पर एक तो प्रभाव डालती है। दूसरा, ये जो है विभिन्न प्रकार के जो आपके उपयोग में आने वाली मिट्टी होती है उसको भी, उसकी क्षमता को नष्ट करता है, यानी उपजाऊ क्षमता को भी नष्ट करता है, यानी उसकी खेती योग्य वो जमीन नहीं रहती है, वो उर्वर हो जाती है, यानी वो बंजर हो जाती है। तो इसका रोकने का उपाय क्या है कि मृदा में अपशिष्ट पदार्थों को नहीं मिलने देना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों को एक अलग जगह पर एकत्र करके या तो जला देना चाहिए, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बहुत से ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको आप जला नहीं सकते, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, ठीक है, बहुत से ऐसे वस्तुएं होती हैं, तो उनका आप रिसाइकिल, प्रदूषण के लिए आपको 3 चीज़ों को उपयोग में लाना चाहिए। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस माने होता है कम से कम उपयोग करना, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो, जैसे पंखा है चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो उसको ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। पानी है, नल बह रहा है, गिर रहा है, तो आप उसको बंद कर दें, तो वो क्या हो गया? रिड्यूस, कम से कम दोहन करना। एक होता है रीयूज, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कोई प्लास्टिक की बोतल लाया, उसका उपयोग होने के बाद आपने फेंक दिया, तो उसको आप रीयूज में ला सकते हो, उसको काट करके कोई भी आप उपकरण बना सकते हो जो आपके लिए उपयोगी हो। छोटे छोटे आप बॉटल वगैरह होते हैं उनको काट करके, अब तो इस समय बहुत ज़्यादा उनका उपयोग होने लगा है। जो वेस्टेज चीज़ें होते हैं, बॉक्स वगैरह होते हैं, फेंक देते हैं, कुछ लोग उसका रीयूज करते हैं। और बहुत सा होता है रिसाइकिल, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कांच है, प्लास्टिक है वगैरह, ये डैमेज नहीं होता, ये मृदा में वैसे ही बने रहते हैं, तो इनको डैमेज के ना हो पाता, इसलिए वो मृदा प्रदूषित होती है। तो उसको हम क्या करते हैं? रिसाइकिल, जो आपका कांच है, प्लास्टिक वगैरह को फिर से फैक्ट्री में ले गए और फिर से नए उत्पाद आपके मार्केट में आ गए, नए प्रोडक्ट फिर आ गए, तो वो क्या कहलाया? रिसाइकिल कराया। तो इसलिए हमको पोल्यूशन से बचने के लिए 3R का उपयोग करना चाहिए। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगर इन चीजों का आप पालन करते हैं तो प्रकृति के बहुत से आप पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हो, प्राकृतिक संरक्षण को बनाए रख सकते हो। दूसरी चीज कि आप वातावरण में होने वाले पॉल्यूशन को भी बचा सकते हो। तो ये जो पॉल्यूशन के कारण है कि ये सब मृदा में ही प्रदूषित होते हैं और ये हर तरह के जल, वायु, मृदा सब चीज़ों को प्रभावित करते हैं।
ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बहुत से केमिकल्स वगैरह हैं फैक्ट्रियों से बहता रहता है और मिट्टी में जा कर के वो वहाँ की मिट्टी को खराब कर देता है। तो देखिए जो मृदा बनती है चट्टानों के अपक्षय से बनती है। चट्टानों के टूटने से जो बारीक महीन कण बनते हैं वो मृदा कहलाती है। तो इस प्रकार आपको जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया। एक होता है ध्वनि, जो ध्वनि प्रिय नहीं लगती है वो क्या कहलाता है? जो आवाज़ आपको प्रिय नहीं लगती वो आपका साउंड है, यानी ध्वनि है। और ध्वनि की तीव्रता हम किससे नापते हैं? डेसिबल से। डेसिबल को हम क्या लिखते हैं? डीबी, इस प्रकार लिखा जाता है डीबी, डेसिबल। और क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें कुछ तरंगे होती हैं, क्योंकि कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि के कारण, क्योंकि आपने साउंड चैप्टर पढ़ा है, तो अधिक जो तेज आवाज़ होते हैं वो भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जिससे मेन है क्या कि बहरापन शुरू हो जाता है। ज़्यादा देर तक कान में लीड वगैरह लगाए रहते हैं तो लगातार कंपन के कारण उसमें परत पर जो आपका कर्णपटल है उस पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ दिन बाद व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है। तो ध्वनि भी हमारे लिए बहुत हानिकारक एक पॉल्यूशन के रूप में है, क्योंकि अगर ध्वनि का हम एक सीमित उपयोग करते हैं तो हम इससे बचा जा सकता है। मतलब जो आपकी सुनने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ध्वनि एक भी, क्योंकि आपका संवेदना को वो बताता है, संवेदी अंग है। तो इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण हो गया, आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, बहुत सारे प्रदूषण हैं जिनमें से आपके जो मेन मुख्य हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और एक आपका ये मृदा प्रदूषण, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको लिखाया गया है, इसको आपको समझाया गया है। अब आप अगला जो है आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा जैव रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें आपको नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कैल्शियम चक्र, ये सब आपके चक्र हैं जो साइकिल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।